आज मैं जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 32 के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे कबल के मलंग कुछ और कहता, रियाज शाह ने गरेबान पर काबिज हाथ पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो किसी जख्मी भैंसी की तरह डगराता हुआ कलबाजियां खाता हुआ कई फुट दूर जा गिरा। उस लम्हे बरगद के दरख्त पर जैसे तूफान आ गया, शाखें तेजी से लहराने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई बगोला बरगद के दरख्त पर घुस गया है और इसे जड़ से उखाड़ कर रख देगा। आस्ताने के मलंग ये मंजर देखकर तितर बितर हो गए और बरगद के नीचे से हटकर दूर खड़े हो गए। रियाज शाह अछू खां डकैत के पास पहुंचा। वो उल्टे मुंह जमीन पर चिमट गया था। रियाज शाह ने जूती की नोक उसकी थोड़ी पर रखकर उसे सीधा किया। उठ, दिखा मुझे अपनी ताकत। रियाज शाह का लहजा भरा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे वो खुद नहीं, कोई उसके अंदर से बोल रहा है। इधर बरगद के दरख्त पर जैसे क्यामत मची हुई थी। उसकी शाखों से बहुत सारे सांप, तावीज, हड्डियां, रंग बिरंगे कपड़े और न जाने क्या क्या फजूलियात नीचे गिरने लगी थी। अच्छू खां की आंखों में जवाला अंगड़ाइयां लेने लगा था। वो झट से उठा और सीना ठोंक कर रियाज शाह के सामने खड़ा हो गया। वो इंतहाई सरत के साथ रियाज शाह को टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ा। किसी बिखरे हुए सांड की टक्कर पहाड़ को भी हिलाकर रख देती है, मगर रियाज शाह के अंदर चट्टानों से ज्यादा साबित कदमी आ गई थी। अच्छू खां की टक्कर खाने के बावजूद उसके बदन को हल्का सा भी झटका नहीं लगा था, बल्कि इस ज़रबे शदीद के रद्द अमल में अच्छू खां पीछे उलट गया। जब उठा तो अपने सर को दोनों हाथ से थाम रखा था। ऐसे लगता था जैसे उसके सर के अंदर की दुनिया में जलजला आ गया है। वो सर को बार बार झटक कर अपने होश वापस लाने लगा। रियाज शाह के चेहरे पर अजीब सी सरशारी और तागूतियत थी। अच्छू खां दोबारा अपने हवास में आया और एक बार फिर वो दहाड़ता हुआ रियाज शाह की तरफ बढ़ा और अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करके उसके पेट में टक्कर मारी। मगर इस बार भी इसके साथ वही हुआ जो इससे कबल हुआ था। लेकिन इसकी जुर्रत देखकर मैं अश अश कर उठा। वो तीसरी बार उठा और रियाज शाह को टक्कर मारने ही लगा था कि एक जोरदार आवाज ने उसके दौड़ते कदमों में भारी जंजीरें डाल दी और वो किसी बुत की तरह अपने कदमों में मुंजमिद हो गया। रुक जाओ अच्छू। मक्खन सिंह कब्र का तख्ता पीछे धकेल कर बाहर आ गया था। मर जाएगा तू अच्छू, लेकिन इस पहाड़ का एक पत्थर भी ना तोड़ पाएगा। मक्खन सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने दोनों बाजू फिजा में बुलंद किए और हक अल्लाह या अली, हक अल्लाह या पीर दस्तगीर के नारे बुलंद करके उसने बरगद के दरख्त की तरफ नजर उठाई तो बरगद की झूमती शाखें आहिस्ता आहिस्ता साकित हो गईं और तूफान यूं थम गया जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। ये मक्खन सिंह की करामत थी या शोभदा, या फिर बरगद पर तूफान बर्पा करने वालों से कोई ताल्लुक था कि तलातुम यकदम काफूर हो गया और बरगद की शाखें आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगी और इनसे ठंडी हवाएं आने लगी। मक्खन सिंह ने लंबा सा काले रंग का चोला पहना हुआ था। हाथों में अकीक के दानों की तस्बीह थी। एक एक दाना नीचे गिराता हुआ वो अच्छू खां मलंग की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, ओए अच्छू, मैंने कितनी बार कहा है कि अपने अंदर के डाकू को मार डाल, हर एक के साथ उलझा ना कर। आज तूने मेरे मेहमान को अपनी बदमाशी दिखानी शुरू कर दी थी। सरकार, उसने जुबान बंद कर अच्छू, मैं सब सुन रहा था। तूने एक मासूम लड़की को मारकर हमारे शाह साहब को नाराज कर दिया था। मक्खन सिंह उसको सरजनिश करने लगा तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मक्खन सिंह ड्रामा कर रहा है। मक्खन सिंह रियाज शाह की तरफ बाजू फैलाकर बढ़ा और दोनों ने मुआनका किया। माफ करना शाह जी, इन कम अकलों को बंदों की पहचान नहीं है। मक्खन सिंह ने कहा, आप इन्हें लगाम डाल के रखे ना साईं, इनकी हरकतों से आपको ही नुकसान पहुंचेगा। रियाज शाह के चेहरे पर अब सकूत था। आए अंदर चलते हैं। मक्खन सिंह ने रियाज शाह का हाथ थाम कर अपने हुजरे में चलने के लिए कहा। रियाज शाह ने मुझे भी अंदर चलने का कहा तो ये सुनकर मक्खन सिंह बोला, शाह जी ये बच्चा है, बड़ों की बातों में इसे क्या मजा आएगा। मेरे मलंग इसकी टहल सेवा करेंगे, आप अंदर चलें, बहुत सी बातें करनी है आपसे। रियाज शाह ने मेरी तरफ देखा तो मैं खुद ही बोल पड़ा, ठीक है शाह जी, मैं इधर ही बैठता हूँ, आप हो आए। समझदार बच्चा है, मक्खन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने मलंगों को मेरी खिदमत की हिदायत करके अंदर जाने लगा तो वो बूढ़ी औरत बोल पड़ी, सरकार, मेरे लिए क्या हुक्म है। मक्खन सिंह ने गुस्सा भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, माई, इसे घर ले जाओ, अगली जुमेरात को आना। मगर सरकार, ये तो बावली हो गई है, घर कैसे लेके जाऊं। औरत घिघियाई, कोई ताबीज दे दें सरकार। अच्छा,
मक्खन साई नागवारी से बोला, ओए भोले कलंदर, इसको तावीज बना दे। ये कहकर वो अंदर चला गया। भोला कलंदर एक मजहूल सा बूढ़ा था। वो बरगद के नीचे आलती पालती मारकर बैठ गया। बरगद के तने में एक बड़ी सी खो थी। उसके अंदर चिराग रखे थे। खो की दीवारों पर काले रंग के चिथड़े नुमा कपड़े और धागे लटके हुए थे। उसने एक धागा खींचकर उतारा। कुछ पढ़ते हुए उसने धागे में 7 गिरहें लगाई और धागा बूढ़ी औरत को देकर कहा, इसके पाँव में साईं सरकार की संगली डाल दे, अब ये कहीं नहीं भागेगी। औरत ने निहायत अदब और तमीज के साथ धागा लिया और अपनी बेटी के पाँव से बांध दिया। उसकी बेटी अभी तक बेहिस पड़ी थी। जा, अब चली जा। सरकार के मेहमान के लिए शरबत लेकर आओ। भोले कलंदर ने एक मलंग से कहा तो मैं बोल पड़ा, शुक्रिया जनाब, मुझे प्यास नहीं है। मैं जानता था कि इनका शरबत किस किस्म का होगा। ना जी, ये कैसे हो सकता है, सरकार नाराज होंगे। जी शरबत तो आपको पीना ही होगा। मोहतरम, मैं रोजे से हूँ, मैंने नफली रोजा रखा हुआ है, लिहाजा मैं ये शरबत पीने से माजूर हूँ। मैंने उस मौका पर झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि मैं जानता था कि इन लोगों का मखसूस शरबत भंग के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। ये कहकर मैं जल्दी से औरत की तरफ बढ़ा। वो अपनी बच्ची को होश में ला रही थी। माँ जी, इसके मुंह पर पानी की छींटे मारे। मैंने कहा तो उसका शौहर पानी लेकर आया। छींटे मारने से लड़की को होश आ गया तो वो खाली खाली नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी। फिर मुझ पर नजर पड़ गई तो घबरा गई और अपनी माँ के साथ लिपट गई। माँ, मुझे घर ले चलो। लड़की खौफजदा नजरों से अच्छू खां मलंग को देखने लगी, जो उससे चंद कदम दूर खड़ा हुआ इसे घूर रहा था। चल मेरी बच्ची, घर चलते हैं। औरत ने इसे सहारा देकर उठाया और उसके सर पर चादर देकर उसकी खस्ता हाली को छुपाकर चलने लगी। माँ जी, आपने कहाँ जाना है? मैंने देखा कि हमारे टांगे के सिवा कोई और सवारी वहाँ नहीं थी। इसे नहर की पटरी तक पैदल जाना था। उसने अपने गांव का नाम बताया। आप कैसे जाओगी? मैंने दरियाफ्त किया। पुत्र, अपने पैरों पे चलकर ही जाना है। ठहरिए, मैं आपको नहर तक छोड़ आता हूँ। मैंने कोचवान को आवाज देकर बुलाया तो वो औरत मस्कीनों की तरह बोली, रहने दे पुत्र, हम चले जाएंगे। माँ जी, आपकी बेटी की हालत ऐसी नहीं है कि ये चल सके, और फिर आप दोनों इसे उठाकर भी तो नहीं ले जा सकते। चले ही जाएंगे साईं की दुआ से। देख लो, मेरे साईं की एक तावीज ने इसको घर वापस जाने पर आमादा कर दिया है, वरना ये बाउली तो घर जाने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे माँ बेटे की जात में दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। मैं उनकी कहानी सुनना चाहता था कि वो कौन है और मक्खन साई से इनकी ये अकीदत और लड़की की ये बीमारी कैसे पैदा हुई। मैंने इन्हें टांगे पर बिठाया तो भोला कलंदर दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इन्हें नहर तक छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा, ना जी, आप ये नहीं कर सकते, सरकार के मेहमान हैं, वो नाराज होंगे। मैं अभी आ जाता हूँ, ये कहकर मैंने कोचवान को चलने के लिए कहा। भोला कलंदर मुझे रोकता ही रह गया, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। माँ जी, आपकी बेटी को क्या हुआ है? क्या ये बचपन से ऐसी है? मैंने रास्ते में इनसे पूछा। ना मेरे पुत्र, ये अच्छी भली थी। 1 साल पहले जब मैं सियालकोट शाही बाबा शाही के मिज़ार पर सलाम करने गई थी तो वापसी पर इसकी हालत खराब हो गई थी। मैं समझी कि बीमार है, दवा दारू बहुत किया, मगर मेरी बच्ची की हालत नहीं संभली। 6-7 महीने गुजर गए। इसके सर के सारे बाल उतर गए और सारे बदन का मांस पोला हो गया। मेरी तो एक ही औलाद है, मेरी इसमें जान है। 10वीं में पढ़ती थी, सुर्ख सफेद रंग था इसका। न जाने मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई। 2 महीने पहले मक्खन साई का एक मलंग खैरात मांगने आया तो मैंने इसे रोटी दी और कहा कि साईं बाबा दुआ करो मेरी बच्ची ठीक हो जाए। उसने बच्ची को देखा तो कहा कि इस पर ताकतवर किस्म का जिन आया हुआ है, तुम इसे मक्खन साई के पास ले जाओ। मैं दूसरे दिन चारपाई पर डालकर अपनी बच्ची को मक्खन साई के पास ले आई। अल्लाह सोने का करम हुआ। साईं की दुआ से मेरी बच्ची संभलने लगी और 1 महीने में इसके सर के बाल और बदन का गोश्त वापस आने लगा। मेरी बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ मट्टी खाती थी, लेकिन अब ये रोटी भी खा लेती है। अल्लाह भला करे, साईं बहुत अच्छे। ये सुनकर वो लड़की अचानक चीख पड़ी, माँ, साईं अच्छा इंसान नहीं है, वो गंदा है बहुत। ना ना पुत्र, ऐसे नहीं कहते। उसकी माँ ने इसके मुंह पर हाथ रखा। बीबी, अल्लाह के कहर को आवाज ना दो, साईं बहुत अच्छे इंसान हैं। कोचवान बोले बगैर न रह सका। तुम्हारा साईं है क्या? खुदा गारत करे तुम अंधे लोगों को। तुम्हारी आंखें शैतान ने फोड़ डाली हैं, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आता। अस्तगफिरुल्लाह।
मेरे लब्बों से निकला। मैं लड़की को देखने लगा। तौबा तौबा बीबी, कोचवान हड़बड़ा गया और उसने टांगा रोक लिया। बीबी नीचे उतरो, मैं मक्खन सिंह के नाफरमानों को अपने टांगे में नहीं बिठा सकता। नाफरमान? तुम अल्लाह के नाफरमान। अगर तुम्हारी कोई बेटी बहन है, जवान और कमवारी है, तो उसका जिन उतरवाने के लिए ताबीज धागे के लिए यहाँ ले आना और फिर मुझे बताना कि तुम्हारा मक्खन सिंह कैसा है, उसके भूखे मलंग कैसे हैं। अल्लाह तुम लोगों को गारत करे, बेगैरत किस्म के लोग हो तुम। पागल कहकर मेरी बातों को रद्द कर देते हो, लेकिन तुम खुद पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ आती। तुम अकीदतों के शराब में भटकते फिरते हो, तुम शैतान और जिन्नात के गुलाम हो। ऐसे बदअक्लों को तो मक्खन सिंह फरिश्ता ही नजर आएंगे। अल्लाह की मार हो तुम लोगों पर। ये कहकर वो टांगे से नीचे उतर गई। उसने माँ और बाप को नीचे उतार लिया। मैंने टांगे वाले को समझाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा खफा और शर्मिंदा हुआ कि टांगा लेकर नहर की तरफ चला गया। तुम ठीक कहती हो, मैंने लड़की से कहा। क्या नाम है तुम्हारा? बिल्किस, वो बोली। माँ मक्खन सिंह का कलमा पढ़ती है। मैं कहती हूँ, माँ तुम शैतान के बहकावे में आ गई हो, उसकी आंखें चुंधिया गई हैं। मक्खन सिंह ने क्या कहा है तुम्हें? मैंने कहा, उसके तावीज और दुआओं से तुम्हारे जिन उतर गए हैं और तुम सेहतियाब हो गई हो। गंद को गंद ने ही साफ किया है, लेकिन अब वो मेरी पाकीज़गी को अपनी गलाजत के जोहर में डबो देना चाहता है। बिल्किस के अंदर जैसे लावा उबल रहा था। उसकी माँ ने इसे खामोश कराने की बड़ी कोशिश की, मगर उसने एक ना सुनी और बोलती चली गई। माँ, मक्खन सिंह कहता है, बिल्किस तू मेरी मलंगनी बन जा और अब मेरे पास ही रहा कर। तू भी यही चाहती है बाबू? वो मेरी तरफ रुख मोड़कर कहने लगी, ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है। अपने दूध का वास्ता देकर कहती है, मक्खन सिंह को नाराज नहीं करना, उसकी बद्दुआ बर्बाद कर देती है। आप खुद इंसाफ करें, क्या मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए? बिल्किस माँ और बाप के सामने मुझे मक्खन सिंह की हवस भरी असलियत की कहानी सुनाती चली गई और मैं अकीदतों का मारा शर्म से जमीन में गड़ गया। इसके बाप का सर झुक गया, मगर माँ का चेहरा शर्मिंदगी से खाली था। उल्टा उसे कहने लगी, बिल्किस तू नहीं, तेरे अंदर जिन बोल रहा है, लगता है अभी निकला नहीं है। वो तुझे गुमराह कर रहा है, मक्खन सिंह पर इल्जाम लगा रही है तू। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। माँ, मेरी भोली माँ। बिल्किस उसके दोनों शाने पकड़कर उसकी नजरों में देखते हुए सिसक सिसक कर कहने लगी, तुझे मैं कैसे समझाऊं? तू नहीं जानती, तू अपनी बेटी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। फिर वो अपने बाप की तरफ देखने लगी और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। अब्बा मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस आस्ताने पर नहीं आऊंगी। उस जालिम ने मुझे चीलों की तरह नोच डाला है। मैं शोर करती रही, मगर माँ कहती है वो मेरे जिन उतार रहा था। अब्बा खुदा के लिए मुझे यहाँ से दूर ले जाओ। बिल्किस के दुख से मेरा कलेजा छलनी हो गया। मैं सोचने लगा कि हमारी बाज औरतें कितनी मासूम और बेवकूफ होती हैं, जो अकीदतों की मट्टी अपने तन मन पर लेप कर ये समझने लगती हैं कि वो गुनाहों के आलाइशों से पाक हो गई हैं। ये नहीं समझती कि ये मट्टी गलाजत के ढेर से उठाई गई है। तो हमाद की मारी हुई इन औरतों ने पूरे समाज को अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया है। ऐ काश ये समझ लें कि ऐसी जगहों पर खुदा की तालीमात नहीं पाई जाती, जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जिंदगी नहीं मिलती। अल्लाह ने काले पीले धागों और कपड़े की धज्जियों में गिरें लगाकर जंतर मंतर करके मसाइल हल करने की सख्ती से ममानत की हुई है। धागों की गिरों में खुदा का कलाम नहीं बांधा जाता। मेरे अल्लाह का कलाम तो वो है जो जुबान से अदा हो और किसी मोहताजी और वसीले के बगैर बंदे के दिल में उतर जाए, आसमानों पर पहुंच जाए। मेरे अल्लाह के कलाम में तो वो ताकत और असर है जो बदी की मखलूक को जलाकर राख कर देती है। भंग, चरस और हवस भरे लबों से ये मुकद्दस अल्फाज नहीं निकलते। वो तो इस काले पीले धागों में मासूम और अहमक लोगों के ईमान को परोते हैं। मैं इन्हें क्या समझाऊं कि मेरे अल्लाह और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके हकीकी सालेहीन औलिया की तालीमात क्या हैं। बिल्किस एक समझदार लड़की थी। मैंने उसकी माँ को समझाया और उसे नसीर के गांव का पता देकर समझाया कि वो आज शाम को इसे यहाँ लेकर आ जाएं। मैंने तय किया था कि अपनी मौजूदगी में रियाज शाह से कहकर इसका इलाज करा दूंगा। मैं बिल्किस और उसकी माँ बाप को नहर की पटरी पर छोड़कर वापस आस्थाने पर आ गया। भोले कलंदर ने कीना तोज नजरों से देखा और मुंह फेर लिया। अगर मैं मक्खन सिंह का मेहमान ना होता तो यकीनन वो मेरे साथ बदसलूकी करता। उसका अंदाज बता रहा था
کہ میں نے ایک معصوم ہرنی کو ان درندوں کے ہاتھوں سے نکل جانے کا موقع دے دیا تھا۔ 10-15 منٹ بعد ریاض شاہ اور مکھن سنگھ حجرے سے باہر نکلے تو دونوں کے چہرے خوشی کی تمازت سے روشن تھے، لیکن جو ہی مکھن سنگھ نے مجھے دیکھا اس کے ہونٹ کھینچ گئے۔ اچھا سائیں، اب ہم چلتے ہیں، کل میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اللہ سائیں خیر کرے، میں آؤں گا۔ مکھن سنگھ نے بھاری بھرکم ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ پالکے، میں اچو کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ اب تو جس دنیا کا بندہ بن چکا ہے اس میں پورے کا پورا داخل ہو جا، لیکن یہ پاگل سمجھتا ہی نہیں، اس کے اندر کا انسان اسے ابھارتا رہتا ہے۔ بچے میری بات سمجھ رہا ہے نا؟ جب مرید مرشد کے دائرے میں آ جاتا ہے اور اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے تو اپنے مرشد کی آنکھ، کان اور زبان بن جاتا ہے، اس کا دل اپنا نہیں رہتا، مرشد کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہ فقیری لائن تو کیا سمجھے، تجھے تو نئی نئی کہانیوں کی تلاش رہتی ہے، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تو ابھی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتا۔ سائیں، شاہد میاں بڑا سمجھدار لڑکا ہے، ریاض شاہ نے صورتحال سمجھتے ہوئے کہا۔ آج جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ریاض شاہ نے کوچواں کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے کہا، وہ چلا گیا ہے۔ کیوں چلا گیا ہے؟ ریاض شاہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا تو میں سمجھ گیا کہ انہیں سارے معاملے کی خبر نہیں ہے۔ مکھن سنگھ کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ یہی بات تو میں اسے سمجھا رہا تھا شاہ صاحب، اس بیچارے کو تو پھر جانا ہی تھا۔ چلو پھر پیدل چلتے ہیں، ریاض شاہ نے قدرے ناگواری سے کہا۔ شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ہم روانہ کریں گے۔ مکھن سنگھ نے اچو خان ملنگ کو آواز دی، ذرا ٹانگا گھوڑا جوت لے بھائی، شاہ صاحب کو ان کے گاؤں تک چھوڑ کر آنا ہے۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ اس پورے آستانے میں ٹانگا گھوڑا تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر مکھن سنگھ ہم سے مذاق کیوں کر رہا تھا؟ لیکن ہماری حیرت اس وقت دور ہو گئی جب اچو خان حجرے کے عقب میں گیا تو گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنے لگیں۔ 5 منٹ بعد وہ ٹانگا لے کر آیا۔ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اس کا قد کاٹ بھی غیر معمولی تھا، رنگ سفید تھا، لیکن اس کی رانوں پر کالے رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، آنکھیں صاف اور گہری کالی۔ اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا کسی نواب یا مہاراجے کا ہوگا۔ اس کی ٹہل سیوا اور ستھرائی صرف کسی بڑے استبل میں ہی ہو سکتی تھی۔ اچھا شاہ صاحب آپ بیٹھیں، یہ ٹانگا آپ لے جائیں، اللہ کا نام لے کر واپسی کے لیے اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیجیے گا، یہ خود واپس آ جائے گا۔ میں نے مکھن سنگھ کو دیکھا اور کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ بول اٹھا، جو شے مکھن سنگھ کی ہو جاتی ہے وہ اپنا راستہ نہیں بھولتی، وہ واپس آستانے پر آ جاتی ہے۔ آؤ بھائی، آج مکھن سنگھ کی سواری کا مزہ لیتے ہیں۔ ریاض شاہ خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا، وہ آگے اور میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا تو مکھن سنگھ گھوڑے کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بچے، میرے مہمانوں کو ان کے گاؤں تک چھوڑ آ اور اچھے بچوں کی طرح واپس آ جانا، جا میرے بچے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کے چہرے پر پھونک ماری تو گھوڑے نے نتنے پھیلائی اور ٹانگے کو لے کر چل دیا۔ شاہ صاحب نے اس کی رسیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ شاہ صاحب یہ تو عجوبہ ہے، میں نے کہا۔ مکھن سنگھ خود بھی تو عجوبہ ہے، شاہ صاحب نے کہکا لگایا، لیکن یہ تو بتاؤ ٹانگے والا کیوں چلا گیا تھا؟ میں نے ساری بات سنا دی اور یہ بھی کہا کہ آج رات وہ لڑکی ماں باپ کے ساتھ ہمارے پاس حویلی میں آئے گی۔ تو نے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ شاہ صاحب آپ نے جس طرح اس کو اچو ملنگ کی زیادتی سے بچایا ہے، میں نے اس مان کے ساتھ اس کو حویلی بلایا ہے۔ وہ لڑکی بڑی اچھی ہے اور اچھے برے میں تمیز کرنا جانتی ہے۔ شاید میاں تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اچھے برے کی تمیز کرنے کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، لیکن یار تم فی الحال ہر ایک سے الجھنے کی کوشش نہ کیا کرو، تمہارا ادراک اور فہم درست ہے۔ میں مکھن سنگھ کے بارے میں اچھی طرح جان چکا ہوں، یہ شخص صفری علوم میں اس قدر ماہر ہے کہ خدا کی پناہ بڑا خود غرض بندہ ہے۔ اس نے تو بابا جی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، جنات کا ایک پورا قبیلہ اس کا متی ہے، چلے کاٹ کاٹ کر اس نے خود کو کندن بنا لیا ہے۔ یہ بندہ 40 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتا ہے اور 40 روز تک بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے بڑے بھائی سے اس کا نام سن رکھا تھا، ریاض شاہ کہنے لگا۔ ہم لاہور کے اصل مکین نہیں ہیں، ہم پہلے ادھر ڈسکا میں رہتے تھے، بابا جی میری والدہ کے پاس تھے،
बरसों पहले हम लाहौर मुंतकिल हो गए, लेकिन डस्का और सियालकोट आना जाना लगा रहता था। बड़े भाई डस्का नहर के पास से गुजरने वाली नहर के किनारे चिल्ले काटते थे। मक्खन सिंह के साथ वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। फिर जब मैं इधर मलकवाल आया तो बाबा जी की हाजिरियां लगने लगी, ताली वाली सरकार से मुलाकातें होने लगी, तो मक्खन सिंह को इल्म हो गया। रियाज शाह की बात सुनकर मान मुझे मक्खन सिंह से अपनी पहली मुलाकात का मंजर याद आ गया, जिस रोज मैं 2 रत्ती अफ्यून लेने के लिए लालू कसाई के साथ नहर की पटरी से गुजर रहा था, तो मक्खन सिंह से मुलाकात हो गई थी। उसने बड़े खफी और मायने खेज अंदाज में लालू से कहा था कि ये हमारे मेहमानों का खिदमतगार है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं कह सकते। आज मुझे याद आ रहा था कि मक्खन साईं को अल्लूम की ताकत के जरिए ये बात मालूम थी कि मैं किसके लिए अफ्यून लेकर जा रहा था। मैंने रियाज शाह को इससे पहली मुलाकात का माजरा सुनाया तो वो हंसने लगा। ये तो बहुत मामूली बात थी। कैसे? वो ऐसे कि उस रोज गाजी तुम्हारे साथ साथ था। मक्खन साईं ने इसे देख लिया था और इनकी आपस में गुफ्तगू भी हुई थी। ये गाजी ही था जो तुम्हें पुलिस से महफूज रखता रहा। मक्खन साईं ने गाजी के जरिए बाबा जी को सलाम पहुंचाया और मुलाकात का पैगाम भी दिया था। मक्खन साईं ने बाबा जी को काबू करने के लिए क्या हरकत की थी? मुझे इश्तियाक हुआ तो मैंने ये बात पूछ ली।